हेलो प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और एक एनसीईआरटी का उदाहरण, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार उदाहरण है। एलसी दोलन पर दर्शाइए कि एलसी परिपथ के मुक्त दोलनों में संधारित्र एवं प्रेरक में संचित ऊर्जाओं का योग समय के बदलने पर भी नहीं बदलता। यानी जो कुल ऊर्जा है वो अचर रहती है, यानी ऊर्जा का संरक्षण होता रहता है। ठीक, यह उदाहरण नंबर 711 एलसी दोलन पर आधारित है और बोर्ड एग्जाम के लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है। हालांकि पिछले सालों में ये कम आया है। अगर पिछले सालों में देखें 15-20 साल का रिकॉर्ड तो 3-4 बार ये आया होगा, लेकिन फिर भी ये आया है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए उदाहरण 711। उदाहरण 711। ठीक, एलसी दोलन पर ये सवाल है। एलसी दोलन में हमने एक बात मानी थी। एलसी दोलन में हमने क्या किया था, देखो बात को समझेंगे। हमने एक प्रेरक माना था, बिल्कुल पिछली क्लास में ही हमने इसे किया है, और बढ़िया है, रिवाइज हो जाएगा, हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, लगे हाथ। खैर, ये था प्रेरक जिसका प्रेरकत्व माना गया था L, और ये था संधारित्र जिसकी धारिता मानी गई थी C। ठीक, तो संधारित्र की एक प्लेट पर एक आवेश माना गया था, समय 0 पर अधिकतम आवेश ये माना गया था। मान लीजिए संधारित्र की इस प्लेट पर अधिकतम आवेश या आवेश का जो नियम है वो इस तरीके से माना गया था, Qm cos ओमेगा t। ये एक प्लेट पर आवेश माना गया था। तो इसके अनुसार ये आवेश, एक सरल आवर्त गति के नियम के अनुसार ये आवेश प्लस माइनस होता रहता है। इसका ग्राफ भी बनाया गया था। इसी आवेश के आधार पर इस परिपथ में चलने वाली धारा बनाई गई थी I, जो कि बनी थी dq बाई dt, यानी अवकलन करने पर, और ये बनी थी Qm ओमेगा साइन ओमेगा t, और यहाँ लगा दिया गया था माइनस अवकलन के कारण। और ये जो Qm था, ये Qm ये था अधिकतम आवेश, प्लेट के ऊपर अधिकतम आवेश या आवेश का आयाम इसे कहते हैं। अधिकतम आवेश या आवेश का आयाम बोल देते हैं इसको। तो कुल मिलाकर धारा के कारण प्रेरक में जो संचित ऊर्जा थी उसको लिखा गया था चुंबकीय ऊर्जा, और वो बनाई गई थी हाफ Li²। जब जब जैसी जैसी आई हो, यानी जैसी जैसी धारा हो, उसके अनुसार प्रेरक में संचित ऊर्जा, और इसमें जो संचित ऊर्जा थी उसको बनाया गया था विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत स्थिर वैद्युत ऊर्जा ऐसे बोल देते हैं, स्थिर वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा ऐसे बोल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और ये बनाई गई थी संधारित्र के बिल्कुल सिंपल से फार्मूले से। फार्मूला था Q² बाई 2C। इस सूत्र के अनुसार ये बनाई गई थी। ठीक, तो परिपथ में संचित कुल ऊर्जा, ये बताना होगा कि परिपथ में संचित कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, अचर रहती है, समय पर निर्भर नहीं करती। तो अब देखो कितना आसान और बढ़िया मज़ेदार ये सवाल बन गया है। ठीक, अब लिख देते हैं परिपथ में संचित कुल ऊर्जा, है ना, लिख देते हैं परिपथ में संचित कुल ऊर्जा। हो गया। कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं परिपथ में संचित हैं? जो एक ऊर्जा ये है और एक ऊर्जा ये है। जरा पक्का करें ध्यान से। ठीक, दोनों को जोड़ के देखते हैं ये कितनी आती है। तो परिपथ में संचित कुल ऊर्जा को E मान ले हैं, तो एक ऊर्जा है UE और एक ऊर्जा है UB। ये दो ऊर्जा हैं। ठीक, दोनों के मान यहाँ से उठा के
वहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए रख देते हैं, ये हो गई Q² बाई 2C और ये हो गई हाफ Li²। दोनों ऊर्जाएं आ गई। अब आवेश का जो मान है, जो Q का मान है, देखो ये Q का मान, ये रहा आवेश का मान, ये वाला, ये रहा धारा का मान। देखो ये जो मान है ये किसका है, ज़रा पक्का करें, ये धारा का मान, और किसी भी समय पर ये क्या है, ये है आवेश का मान, ठीक। वहाँ रख देते हैं इसको, देखते हैं क्या बनता है। चलिए आवेश का मान क्या लिखा, Qm cos ओमेगा टी का स्क्वायर, यह आवेश का मान हो गया, बटे 2C प्लस हाफ Li का मान कितना, जरा देखो 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 देखो, ये I का मान है, देखो माइनस में जो का तो लगा दो, ये है माइनस Qm ओमेगा साइन ओमेगा टी का वर्ग लिखा है ना, ध्यान रहेगा। चलिए अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ निकालते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक। क्या कॉमन हो रहा है, देखो Qm का स्क्वायर और ये 2 कॉमन हो रहा है, Qm का स्क्वायर और नीचे 2 कॉमन हो रहा है, बाकी जो बचा उसे लिखते चलते हैं। यहाँ बन रहा है कोस स्क्वायर ओमेगा टी और नीचे C, और कुछ नहीं बन रहा है, बच रहा है, फाइनल हो गया। इसके बाद आगे क्या बच रहा है, ये माइनस का स्क्वायर लगाएंगे, वर्क करेंगे, प्लस हो जाएगा, Qm बाहर चला गया, ये हो रहा है L ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ रहा है, देखो ठीक। अब इसके बाद आवृत्ति ओमेगा, ओमेगा का मान कितना होता है जरा बताएं, LC दोलन में ओमेगा का मान होता है 1/वर्गमूल LC, ओमेगा का वर्ग कर दूं तो कितना, 1/LC ये होता है, देखो। और यहाँ L ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, L ओमेगा स्क्वायर का मान होगा 1/C, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसका मान चाहिए, L ओमेगा स्क्वायर का, और ऐसा चाहिए कि कॉमन हो जाए, बाहर आ जाए, ठीक। तो देखो L ओमेगा स्क्वायर का मान 1/C हुआ कि नहीं हुआ, किस सूत्र से हुआ, LC दोलन की आवृत्ति के सूत्र से। यह LC दोलन की आवृत्ति है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है, ठीक है। चलो अब ये हो गया, तो यहाँ इसका सीधा हो गया, ये भी C हो गया 1/C, तो Qm स्क्वायर बटे 2C कॉमन आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो है ये कितना बन गया, L ओमेगा स्क्वायर 1/C हो गया, और यहाँ पे भी है C, तो C बाहर आ गया, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। चलो देखो बना कि नहीं बना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, ये होता है 1, तो 1 हो गया। तो कुल मिला के Qm स्क्वायर बटे 2C ये हो गई कुल ऊर्जा, जिसका मान क्या हो रहा है, इसका मान अचर है, समय पर निर्भर नहीं है, समय पर निर्भर। अब देखो निर्भर में निर्भर नहीं है, अब देखो लिख दिया मैंने, ये निर्भर है ना, ये लो, मात्राएं इधर उधर हो जाती है भैया, देखो समझ लेना बात, ठीक। तो कुल मिला के LC दोलन में जो कुल संचित ऊर्जा है वो कितनी है, अधिकतम आवेश का वर्ग अपॉन 2C, यानी या तो वो संधारित्र में संचित अधिकतम ऊर्जा हो जाती है कभी कभी, या फिर वो प्रेरक में अधिकतम संचित ऊर्जा हो जाती है। कुल मिला के कुल जो ऊर्जा है वो समय पर निर्भर नहीं है, ठीक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सरल आवर्त गति करते हुए कोई कण हो ऐसा, उस कण में कुल ऊर्जा नियत रहती है, वो समय पर निर्भर नहीं रहती। आपने देखा होगा 11वीं में
स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो कुल योग है सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए वो नियत रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। ठीक, तो नियत हो गई ऊर्जा, सवाल हो गया, शाबाश। अब करेंगे उस टॉपिक पर बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और हमारे जीवन में भी। जगह जगह पर हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक, और हॉलीवुड में तो फिल्म भी बनी गई ट्रांसफॉर्मर और बन के चली भी गई और हिट भी हुई। तो क्या है अगली चीज़? ट्रांसफॉर्मर। ठीक, चलिए लिखते हैं ट्रांसफॉर्मर। एनसीईआरटी के मुताबिक ये 9 नंबर का पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मर। अंग्रेजी में लिखते हैं तो ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदलना, ट्रांसफॉर्म कर देना। ठीक, यानी फॉर्म को, अवस्था को बदल देना, ये ट्रांसफॉर्मर है। ठीक, अब बात ये आती है कि नाम अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मर है, हिंदी में इसका नाम क्या होगा? तो हिंदी का नाम यहाँ पर नहीं है, अंग्रेजी का ही नाम ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि जाना पहचाना नाम है ट्रांसफॉर्मर, आप जान रहे होंगे। तो इसलिए कर दिया क्या, कह दिया क्या इसको, भाई ये तो ट्रांसफॉर्मर है। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति। ट्रांसफॉर्मर को लिखेंगे क्या? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति। ठीक, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है? हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, ठीक, तो इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत बेसिकली काम क्या करता है? अन्योन्य प्रेरण में माना जाता है कि भाई एक कुंडली से अगर दूसरी कुंडली में फ्लक्स बदलता हो तो दूसरी से पहली में भी बदलता हो, ये बात होती है। लेकिन कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा है कि एक से दूसरी में बदलता हो, पहली में भले ही ना बदलता हो, ऐसे भी सूत्र हमने बनाए हैं। लेकिन अन्योन्य प्रेरण का सही मायने में मतलब ये होता है कि एक कुंडली से फ्लक्स विकसित हो, दूसरी में बदले, दूसरी से विकसित हो तो पहली में बदले, यानी आपस में किसी में भी फ्लक्स बने तो दूसरी में बदल जाए, ये अन्योन्य प्रेरण है। अब ट्रांसफॉर्मर में क्या है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति, तो 2 कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। ठीक, अब कुंडलियां किस तरीके से बनानी है? 2 कुंडलियां, कह रहा है इसके 2 तरीके हैं कुंडलियां बनाने के। एक तो तरीका ये होता है कि एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली बना दी जाए, दोनों को ऊपर नीचे लपेट दिया जाए। ऐसा क्यों कर दें? क्योंकि जो फ्लक्स लीकेज है, जो फ्लक्स का लीक होना है, ठीक, वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक कुंडली का फ्लक्स दूसरी में से पास हो जाएगा तो लीक कम होगा। ठीक, एक कह रहा है कि दोनों कुंडली को अलग अलग कर दें, जितना लीक होना है हो जाए, दोनों कुंडलियों को अलग अलग कर दें। अलग अलग करने का फ़ायदा क्या है? कह रहा है जी जलने का खतरा कम है, गर्म होके जलने का खतरा कम है।
अगर एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली चढ़ा देंगे तो गर्म होकर जलने का खतरा ज़्यादा है, और किसी कारण से अगर एक कुंडली जल जाती है तो दूसरी नहीं बचेगी, दूसरी भी जल जाएगी, यानी डबल नुकसान हो जाएगा अगर एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली चढ़ी हुई है तो। लेकिन अगर दोनों कुंडली अलग अलग हैं तो एक जल गई तो कम से कम एक बच सकती है। तो दो तरीके होते हैं, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं, ये मैंने बताया आपको दोनों। अब संरचना में क्या बनाते हैं, संरचना में क्या बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं। संरचना, ठीक। अब सिंपल बनाएंगे, देखो दो तरीकों से बनाएंगे, दोनों कुंडली बनाएंगे। एक कुंडली के ऊपर दूसरी चढ़ा देंगे, देखो एक कुंडली बनाए, रुको 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 मैं बनाता हूं। ये बना दी मैंने एक कुंडली, ठीक। इस कुंडली को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्राथमिक। इस कुंडली को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली। यह हो गई प्राथमिक कुंडली। अब इसी के ऊपर दूसरी कुंडली चढ़ाना चाहते हैं, इसी के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो उसे इस तरफ से चढ़ा सकते हैं। देखो ये दूसरी कुंडली चढ़ जाएगी इसके ऊपर, देखो ऐसे, ये देखो ये चढ़ गई दूसरी कुंडली। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। चलो लिख दिया लो, ठीक। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। एक तो यह है एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली चढ़ी हुई है, इसका एक फायदा है एक नुकसान है। फायदा क्या है इसका, कि जो फ्लक्स लीक होता है वो नहीं होगा, फ्लक्स लीक इसमें कम होगा। नुकसान क्या है इसका, कि गर्म होंगी जल जाएंगी तो दोनों ही जल जाएंगी, ठीक। गर्म होने की संभावना, हीट होने की संभावना इसमें ज़्यादा है, ठीक। अब अलग अलग लपेटते हैं तो अलग अलग यहाँ लपेट देते हैं इस जगह पे। अगर अलग अलग लपेटें, दोनों को कुंडलियों को अलग अलग बनाएं तो ऐसा कर सकते हैं। देखो बिल्कुल साधारणतया ऐसे बनाएं और ऐसे लपेट दें। देखो ये देखो, ये एक कुंडली यहाँ लपेटेंगे, ये देखो ये लिपट गई एक कुंडली, दूसरी इधर लपेट देंगे। ये लो, ये बन गई प्राथमिक कुंडली, और ये बन गई द्वितीयक कुंडली। ठीक। अब ये जो कुंडली हैं इसमें जो तार लिपटा हुआ है, जो तार लिपटा हुआ है वो है विद्युत रुद्ध, विद्युत रोधी, यानी एक का करंट दूसरे में टच करने से ना जाए। अब मान लीजिए एक तार यहाँ पर, एक तार यहाँ पर, दोनों आपस में टच कर गए तो करंट पास हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसी हैं कुंडली, विद्युत रुद्ध कुंडली हैं, ठीक। तो कुंडली कैसी है, विद्युत रुद्ध। तो पहली बात ये आ गई कि कुंडली विद्युत रुद्ध होनी चाहिए। कुंडली देखो नंबर 1 लिख दिया मैंने, विद्युत रुद्ध होनी चाहिए। ये बात पहली है, ठीक हो गया। दूसरी बात, धारा का मान या वोल्टता का मान, जो धारा है
वोल्टता, धारा, प्रतिरोध। कह रहा जी धारा और प्रतिरोध कम होने चाहिए। पहली और दूसरी कुंडली में धारा और प्रतिरोध कम होने चाहिए। तो दोनों वो क्यों होने चाहिए मैं बताऊंगा आपको भी। कुंडलियों में धारा व प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक, एक ये हो गया। एक ट्रांसफॉर्मर को आदर्श मान लिया गया। आदर्श का मतलब ऊर्जा का नुकसान नहीं है। तीसरी बात ये, आदर्श ट्रांसफॉर्मर माना गया। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा का नुकसान है वो नहीं है, ना के बराबर है। एक बात ये आ गई। अब ये तीन बातें मान लेने के बाद, ठीक, अब हम शुरू करते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। अब शुरू करते हैं कार्य प्रणाली। ये काम कैसे करता है, ठीक। कार्य प्रणाली क्या है? अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। तो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता है, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता है, एसी वोल्टता जो हमने दे रखी है, हम यहाँ से क्या देंगे? यहाँ से देंगे एसी वोल्टता। देखो एसी वोल्टता दी हमने ऐसे, ये है एसी वोल्टता। और यहाँ क्या मिलेगी हमें? यहाँ मिलेगी हमें एसी वोल्टता। ऐसे निकाल लो, देखो, ठीक। तो प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टता कितनी लिखेंगे? वीपी। वही वोल्टता प्रेरित वोल्टता के बराबर हो जाए, ठीक। तो वीएस और ईपी को बराबर कर देंगे। अब लिखो, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी वोल्टेज लिख देते हैं, चलो मैं वोल्टेज लिख देता हूँ यार, एसी वोल्टेज ब्रैकेट में लिख देता हूँ वोल्टता, वीपी है, तो प्रेरित वोल्टता ईपी है, जो कि आपस में लगभग समान है, ठीक। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एसी वोल्टता यहाँ से देंगे, वो कितनी देंगे? वो देंगे वीपी, ठीक। और जो प्राथमिक कुंडली में वोल्टता बनेगी प्रेरण के कारण, उसको लिखेंगे ईपी, क्योंकि जो वोल्टता हमने दी है उसमें प्रेरण होगा, क्योंकि कुंडली है पूरी, कुंडली में प्रेरण होगा। तो प्रेरण के कारण जो वोल्टता आएगी, कहता जितनी वोल्टता आपने दे रखी है वो सारी लगभग प्रेरण की वोल्टता में, प्रेरित वोल्टता में बदल गई। ये बात यहाँ मानी हुई है। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली में, दूसरी कुंडली में भी ठीक, वीएस और ईएस लगभग समान मानने पर, लगभग समान रखने पर ऐसा कर देते हैं। तो यानी ये हो गया वीपी बराबर ईपी और वीएस बराबर ईएस।
ध्यान रहे, ये जो वोल्टता है Vp, ये हमने वो है जो वोल्टता हमने दे रखी है AC वोल्टेज, और ये क्या है, ये कुंडली में प्रेरित वोल्टता है। दूसरे वाली में भी, सेकेंडरी में, द्वितीयक में जो प्रेरित वोल्टता है वो ये है, और ये भी लगभग उस वोल्टता के बराबर है जो बाहर निकल के आई, जो हमें मिली, निर्गत वोल्टता। ठीक, तो ये वोल्टता कैसी है, ये है निर्गत वोल्टता, और ये क्या है, ये है प्रयुक्त वोल्टता। तो यहाँ लिख देते हैं प्रयुक्त वोल्टता, प्रयुक्त वोल्टता, और यहाँ लिख देते हैं Vs, क्या है ये, निर्गत वोल्टता। ये देखो सीधा हो गया। और यहाँ जो प्रेरित वोल्टता है उसको क्या लिखते हैं, ES या एप्सिलॉन S। ये क्या है, ये है प्रेरित वोल्टता। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी प्रेरित वोल्टता है, पहली कुंडली में प्रेरित वोल्टता है EP जो है। ठीक, यानी प्रेरित वोल्टता, निर्गत वोल्टता, प्रयुक्त वोल्टता, है ना, ये चीज़ें। अब काम कैसे करेगा इस बात पर आ जाते हैं। यदि दोनों कुंडलियों में कुंडलियों में है यार, बड़ा लय लगा दिया मैंने, दोनों कुंडलियों में प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर समान हो, परिवर्तन की दर समान हो, तो प्रत्येक फेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल E d∅/dt के बराबर होगा। प्रत्येक फेरे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम इस बात को अक्सर छोड़ देते हैं। प्रत्येक फेरे में कितना है, d∅/dt, चाहे प्राथमिक कुंडली हो चाहे द्वितीयक कुंडली हो, प्रत्येक फेरे में इतना है। अब प्राथमिक कुंडली में कुल विद्युत वाहक बल कितना है, इसे कह रहे हैं EP या VP। कितना हो गया, NP d∅/dt। ठीक, अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक माइनस का निशान लगा दिया जाता है, जो नियम के अनुसार है। ये वाली चीज़ है, भूल भी जाते हैं इसको हम, कोई ख़ास बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू भी देखनी है, अनुपात देखना है हमें, लेकिन ये लगा देना चाहिए। यानी प्रत्येक फेरे में कितना, d∅/dt, और कितने फेरे हैं प्राथमिक कुंडली में, NP। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है। ठीक, लिख देंगे, जहाँ NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ जाओ, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या वोल्टता
वी एस इक्वल टू ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? एन एस। एन एस क्या है? द्वितीयक यार, द्वितीयक लिखना जो है ना, हाँ आ गया देख। द्वितीयक कुंडली में इसका नोट्स बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको याद ऐसे ही करना है, फिर संख्या है, ठीक। यानी ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल ऐसे ही पेपर में लिख के आना है। इसको सिंपल भाषा दे के मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल नोट्स बन रहा है आपका, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, ठीक। अब यहाँ पर एक संबंध हमारे पास ये है ऐसे, और एक संबंध हमारे पास ये है ऐसे, ये रहा, ठीक। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको लो, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, दोनों से देखेंगे अनुपात, ठीक। तो अब लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से वीपी व वीएस का अनुपात, अनुपात ये लिखो, ठीक। कितना आ गया? वीपी बाई वी एस और बराबर हो गया एन पी बाई एन एस, ठीक। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर का अनुपात भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहते हैं, कह देते हैं, लेकिन यहाँ इस थ्योरी में ऐसी कोई बात नहीं है, इतना ही लिख लो आप, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद आदर्श ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा का अक्षय शून्य माना जाए तो ऊर्जा का अक्षय, ऊर्जा का नुकसान कैसा मान लिया? शून्य मान लिया, ठीक। तो प्रयुक्त शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, यानी हम बनेगा प्रयुक्त शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, यानी इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। तो पावर क्या होती है? सूत्र देखें, पावर होती है वी आई, वोल्टता और धारा। तो ये हो गया वी पी आई पी और ये हो गया वी एस आई एस, ठीक। वी पी और आई पी जानते हैं आप, ये वोल्टता है, ये धारा है। ऐसे ही आई एस द्वितीयक में धारा है और ये वोल्टता है, ठीक। क्या लिखते हैं? आई पी एवं आई एस प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में धारा, बस ये भी बता दिया। अब यहाँ से इस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, देखो अब यहाँ से क्या पता लगेगा हमें? धाराओं के अनुपात भी पता लग जाएंगे। धारा का अनुपात कितना हो रहा है? देखो वी पी बाई वी एस, आई एस बाई आई पी, ठीक। देखो धारा का अनुपात वोल्टता के अनुपात का उल्टा आ रहा है, देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी पी आई पी जो है एक अचर राशि हो गई,
तो धारा बढ़ेगी तो वोल्टता घटेगी, वोल्टता बढ़ेगी तो धारा घटेगी। मान लीजिए हम किसी ट्रांसफार्मर से वोल्टता बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम किसी ट्रांसफार्मर से वोल्टता बढ़ाते हैं, ठीक, तो धारा घट जाती है। धारा घट जाती है तो बिजली को बहुत दूर तक, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर तक ले जाया जाता है। बहुत दूर तक ले जाने में काम फ़ायदा क्यों है, धारा कम क्यों कर दी। मान लीजिए बिजली को ले जाना है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना है दिल्ली से मुंबई, तो धारा को बहुत कम करना पड़ेगा। धारा को बहुत कम करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि धारा के कारण प्रतिरोध में ऊष्मा का नुकसान होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का नुकसान होता है। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का नुकसान देखो इस सूत्र से होता है, I²R प्रतिरोध में, ये आप जानते हैं, ठीक, थर्मल पावर। तो जब भी बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर ले जाना होता है, बहुत दूर ले जाना होता है, तो क्या करते हैं, धारा कम करते हैं, वोल्टता बढ़ाते हैं। जब धारा कम करते हैं तो वोल्टता अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पावर जो है कांस्टेंट है, शक्ति अचर है, ये मान के चलते हैं आप, ठीक। तो इस सूत्र के अनुसार धारा को बहुत कम करें, दूर बिजली ले जाने में, इलेक्ट्रिसिटी ले जाने में धारा बहुत कम रखनी पड़ती है, क्योंकि उसका हीट में या ऊष्मा में नुकसान, क्योंकि तारों में प्रतिरोध तो होता है, तारों में प्रतिरोध तो होता ही है, तो इसलिए क्या होगा, ऊष्मा में नुकसान तो होगा, तार गर्म तो होंगे, तो इसलिए क्या करना है, धारा को कम करना होता है, ठीक। तो जो बिजली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, दूर दूर तक ले जाना है, तो धारा को कम करना। ये सवाल बनेगा कि बहुत दूर तक जब विद्युत शक्ति को ले जाया जाता है, विद्युत ऊर्जा को ले जाया जाता है, तो धारा का मान बहुत कम क्यों कर देते हैं। तो धारा का मान बहुत कम इसलिए कर देते हैं क्योंकि धारा के कारण ऊष्मा में नुकसान होता है, धारा बढ़ जाती है तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में नुकसान होता है, जो कि सूत्र I²R से प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए ऊष्मा में नुकसान कम से कम हो विद्युत ऊर्जा का, तो क्या करते हैं, धारा को कम करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये मामला इस तरीके से आएगा, NP/NS। अब देखो VP/VS, NP/NS, लेकिन धारा में उल्टा है, IS/IP। तो ये वो सूत्र है जो वोल्टताओं को, धाराओं को और फेरों की संख्या को जोड़ता है। ये वो संबंध है। कहीं पे कोई न्यूमेरिकल, कोई आंकिक प्रश्न बनेगा, हम बनाएंगे, तो ये सूत्र हम पहले लिख लेंगे उसके बाद, ठीक। तो यहाँ तक जो है ये है कि भाई ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, ठीक, ये हो गई सीधी सी बात। अब दो तरह का ट्रांसफार्मर जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है, ठीक। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब वोल्टता को बढ़ाने वाला, और स्टेप डाउन का मतलब वोल्टता को घटाने वाला, ठीक। चलिए अब आई बात, अब लिखते हैं दो प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अब यहां लिखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। नंबर 1, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यह है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई का मतलब धारा से नहीं है, ऊंचाई का मतलब है वोल्टता से। तो वोल्टता को बढ़ाने वाला, क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे वोल्टता को बढ़ाने वाला।
शर्त क्या होगी, वी एस बड़ा होगा वी पी से एवं एन एस बड़ा होगा एन पी से, क्योंकि आप देख रहे हैं सूत्र के अनुसार वी पी बिल्कुल सीधे समानुपाती है एन पी के। अगर फेरों की संख्या बढ़ा दें द्वितीयक कुंडली में तो क्या होगी, उसकी वोल्टता बढ़ जाएगी। तो लिख दिया वोल्टता को बढ़ाने वाला, यानी द्वितीयक कुंडली की वोल्टता प्राथमिक से ज़्यादा हो गई। वो कब होगी, जब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से ज़्यादा हो। ठीक है। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मर, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, क्या बोलते हैं इसको, अपचाई, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन लिख देता हूं लो। ये क्या है, वोल्टता को घटाने वाला। ठीक, अपचाई का मतलब हो गया वोल्टता को घटाने वाला, वोल्टता को घटाने वाला। ये कैसे हो पाएगा, एन पी को बड़ा कर दें एन एस से, एवं हो क्या जाएगा, वी पी बड़ा हो जाएगा वी एस से। यानी अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दें तो उसकी वोल्टता घट जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखिए पहले केस में वोल्टता बढ़ी है तो धारा का मान घटेगा, यानी ये लिख सकते हैं कि आई एस जो है से बड़ा होगा आई पी, क्योंकि हम बता रहे हैं कि धारा पर जो संबंध है वो उल्टा है, व्युत कर्मानुपाती है। वोल्टता बढ़ती है तो धारा घटती है। तो धारा के बारे में लिख दिया, देखो बाद में प्राथमिक में धारा ज़्यादा, द्वितीयक में कम, द्वितीयक में वोल्टता ज़्यादा है ना, द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा। इस पर भी लिख सकते हैं धारा के बारे में, आई पी से बड़ा हो जाएगा आई एस, यानी धारा बढ़ेगी द्वितीयक कुंडली में तो वोल्टता घटेगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत कहाँ पर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है कि जब बहुत दूर से बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा जब बहुत दूर से आती है तो उसमें धारा बहुत कम होती है, वोल्टता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे वोल्टता को कम करना पड़ता है। 1,32,000 पर विद्युत ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, फिर उसे बदलते हैं 33,000 पर, 33,000 पर, फिर बदलते हैं 11,000 पर, फिर बदलते हैं 440 पर, फिर बदलते हैं 220 पर। तो ये जो 1,32,000 ये है वोल्टता। ठीक, फिर 33,000 वोल्ट, फिर 11,000 वोल्ट, फिर 440 वोल्ट, फिर जो घरों में यूज हो रही है, घरों में प्रयोग हो रही है, वो कितनी है, 220 वोल्ट। और ये जो 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, ये जो मान है ये धारा के या वोल्टता की बात में कर रहे हैं, धारा की भी हम कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ये जो 220 वोल्ट है या 440 वोल्ट है, ये वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि जो 220 वोल्ट है वो क्या है भाई, धारा का या वोल्टता का। बोला जी ये वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है 220 वोल्ट, क्योंकि इसका अधिकतम मान, शिखर मान, ठीक, वो चाहते हैं तो फिर क्या मिलेगा, वर्ग मध्य मूल मान को वर्गमूल 2 से गुणा करके वो चीज़ मिलती है। लेकिन हम उसकी बात ज़्यादातर नहीं करते। हम जो चर्चा करते हैं, हम जो लिखते हैं, हमारा जो बिजली बताने वाला मीटर घूमता है, जो बिजली का बिल बताता है, वो प्रभावी मान के हिसाब से चलता है, प्रभावी मान के अनुसार चलता है। और प्रभावी मान में कौन सा मान लेते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। तो ये जो 220 वोल्ट हैं, 440 वोल्ट हैं, ये सब क्या हैं, वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान हैं। ये बात पक्की हो गई। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी ऊर्जाओं के रूप में हानि होती है ये देखते हैं।
ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा अक्षय, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा अक्षय, ठीक। 4 प्रकार के नुकसान हैं। अब उसे लिखते हैं एक एक करके। देखिए, नंबर 1 यहाँ बना देते हैं, नंबर 2 यहाँ बना देते हैं, नंबर 3 और यहाँ बना देते हैं नंबर 4, ठीक। पहला नुकसान इसे कहते हैं कॉपर लॉस, धातु की वजह से होने वाला नुकसान, कॉपर लॉस। ये कैसा है? गर्म करने पर, जब गर्म होता है, धारा बहती है, प्रतिरोध जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक। तो धातु क्षय बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? धातु क्षय, धातु क्षय, ठीक। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन I²R, ये क्या है? पावर है, शक्ति है, के अनुसार होता है, ठीक। यदि तारों का प्रतिरोध कम कर दिया जाए, तार कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में जो तार हैं उनका प्रतिरोध कम कर दिया जाए तो इसे कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कुंडलियों में प्रयोग होने वाले तार का प्रतिरोध कम करके अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि भाई प्रतिरोध कैसे कम कर सकते हैं? मोटे तार उपयोग में लाकर। क्या लिखेंगे? मोटे तार उपयोग में ला करके, उपयोग में लाकर, बस ब्रैकेट लगा देंगे। मोटे तार का प्रतिरोध कम क्यों होता है? देखो, प्रतिरोध का सूत्र होता है, पक्का करें, R⍴L/A, ये सूत्र होता है। रो ये होती है प्रतिरोधकता, ये होती है लंबाई, और ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यानी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, ध्यान रहे। तो मोटे तार उपयोग में ला करके, ठीक, कुंडलियों में प्रयोग होने वाले तार का प्रतिरोध कम करके या मोटे तार उपयोग में ला करके इस अक्षय को कम किया जा सकता है, अक्षय को कम किया जा सकता है, ठीक। ये हो गया धातु अक्षय। अब इसके बाद क्या है? फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज, ठीक है। इसे कहते हैं फ्लक्स अक्षरण, ऐसे लिख देते हैं। देखो, इसको नाम लिखूंगा, इसका हिंदी में अक्षरण बोलते हैं लीकेज को, है ना। अनुवाद जो है हमारे भाषा को जो है फ्लक्स अक्षरण। एक कुंडली से दूसरी कुंडली में फ्लक्स जब पहुंचता है तो इसका अक्षरण होता है। यानी जब एक कुंडली से फ्लक्स, प्राथमिक से चुंबकीय फ्लक्स जब दूसरी में, द्वितीयक में पहुंचता है तो इसका अक्षरण होता है, ठीक। तो क्या लिखते हैं? प्राथमिक कुंडली में विकसित फ्लक्स
विकसित चुंबकीय फ्लक्स पूर्णतया द्वितीयक कुंडली में नहीं पहुंचता। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। फ्लक्स थोड़ा इधर उधर जो खाली जगह है उसमें चला जाता है ना, पूर्णतः नहीं पहुंचता। इसे कैसे करते हैं? एक कुंडली के ऊपर, एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली लपेटने से, लपेटने से इस अक्षय को कम किया जा सकता है। ये बात भी स्पष्ट हो गई बिल्कुल। ठीक, अब अगला नुकसान क्या है? भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। मात्राएं, हिंदी में मात्राएं, ये आ गई भंवर धाराएं। इसे बोलते हैं एडी करंट। अपनी मातृभाषा में पढ़ना एक अलग तरह की ताकत है। अपनी मातृभाषा में पढ़ना एक अलग तरह की ताकत है। अपनी मातृभाषा में पढ़ने के बाद आप उसे कभी भी दूसरी भाषा में बदल सकते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े, यूपी बोर्ड से, हमने बड़ी आसानी से उसको अंग्रेजी में बदल दिया। हिंदी में तो था ही, हिंदी में तो पढ़ा ही रहे हैं, अंग्रेजी में बदल दिया। तो मातृभाषा, अंग्रेजी में जिसने पढ़ा है वो हिंदी में नहीं बदल पाएगा। मातृभाषा में पढ़ी हुई जो चीज़ है वो शक्तिशाली मानी जाती है, वो स्थिर मानी जाती है हमारे दिमाग में, मन में, है ना। खैर, तो भंवर धाराएं, भंवर धाराएं हमने पढ़ा है। भंवर धाराएं क्या होती हैं? ठीक, भंवर धाराएं होती हैं प्रेरित धाराएं। किसी चालक में अगर चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो प्रेरित धाराओं के जो लूप होते हैं वो होती हैं भंवर धाराएं। ठीक, तो भंवर धाराएं बनने से क्या होता है? गर्म होता है। भंवर धाराओं के कारण ट्रांसफार्मर की बॉडी में, है ना, ट्रांसफार्मर की क्रोड में लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराएं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती हैं। ठीक, यानी गर्म करती हैं बॉडी को, उस ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उसको, या उसकी बॉडी को गर्म करती हैं। क्या उपाय कर सकते हैं इसका? कहता है इसमें स्तरित क्रोड का उपयोग करके इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। स्तरित क्रोड, स्तरित क्रोड का उपयोग करके इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक, अब यहां बात आई कि जो स्तरित क्रोड होती है वो क्या होती है? स्तरित क्रोड, स्तरित क्रोड वह क्रोड जिसमें धाराओं के लूप ना बने। धाराओं के लूप ना बने, दो तरीके हो सकते हैं। देखो, स्तरित क्रोड का छोटा डायग्राम बना के बता दूंगा ऐसे ही मैं। मान लीजिए इस तरह की क्रोड बनाए हैं,
ये देखो क्रोड, ठीक, यहाँ पर तार लपेट दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ से बनने वाले धाराओं के लूप आगे नहीं पहुँचेंगे। देखो खाली जगह आ गई बीच में, स्तरित क्रोड। एक तरीका कि क्रोड में छेद करें, क्रोड में छेद करना चाहें तो छेद करने से भी क्या होता है कि यहाँ छेद करने से में होल बना दें, ठीक, तो क्या होगा, धाराओं के लूप नहीं बनेंगे, ठीक। तो स्तरित क्रोड का मतलब इससे मतलब है, ये जो ई की शेप की कोड है इसे कह सकते हैं स्तरित क्रोड, यानी धारा का लूप ना बने। क्रोड इस तरीके से बना दें कि प्रेरित धारा का लूप ना बने, जिससे कि वो पूरे लूप में घूमेगी तो ज़्यादा नुकसान करेगी वो, ठीक। अब आया चौथा नुकसान, शैथिल्य, हिस्टेरिसिस। शैथिल्य इसे बोलते हैं अंग्रेजी में हिस्टेरिसिस, ठीक। यानी बार बार किसी पदार्थ का चुंबकित होना और बार बार उसका विचुंबकित होना, यानी बार बार किसी पदार्थ का चुंबक बनना और फिर उसमें से चुंबक हटना, ये ट्रांसफॉर्मर में होता है। चुंबकित व विचुंबकित होने में ऊर्जा का नुकसान, इसे कहते हैं शैथिल्य, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मर क्रोड प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता है, ठीक। इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा क्रोड में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। कम शैथिल्य वाले पदार्थ का उपयोग करें, ठीक। तो क्या लिख देंगे, कम शैथिल्य वाले पदार्थ का उपयोग करें। कम शैथिल्य वाले नर्म लोह क्रोड, ऐसे क्या बोल देंगे, नर्म लोह क्रोड का उपयोग करें। ठीक, शैथिल्य को कम करने के लिए कम शैथिल्य वाले नर्म लोह क्रोड का उपयोग करें। कम शैथिल्य वाले पदार्थ का, है ना, उपयोग करें। अब यहाँ मैंने पदार्थ लिख दिया, मान लीजिए, है ना, पदार्थ ये आ गया, और यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में नर्म लोह क्रोड का उपयोग करें। पदार्थ का उपयोग या नर्म लोह क्रोड का ब्रैकेट यहाँ लगाता हूँ, देखो देखो देखो, यहाँ लगा दिया लो। ठीक, अब देखो फिट हो गई बात। कर्म शैथिल्य वाले पदार्थ का उपयोग करें और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, नर्म लोह क्रोड। नर्म लोहे का क्रोड बड़ी आसानी से चुंबकित हो जाता है और विचुंबकित भी हो जाता है। ठीक, तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा में नुकसान कम होगा। शैथिल्य के कारण बार बार चुंबकित होने के कारण क्या होता है कि ऊष्मा में नुकसान होता है। ठीक, तो ये चार तो नुकसान हैं। जो चार हानि हैं, ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये 100% इम्पॉर्टेंट है। 100% इम्पॉर्टेंट है, ये मान के चलना। ठीक, और यही लिखें, जितना यहाँ लिखा है बस यही है फाइनल। ठीक, इसका फोटो खींच लो, टिक हो गया। तो ये था ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसमें कितने नुकसान होते हैं, ठीक, ये बातें होती हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। चलिए अगली क्लास में हम लोग शुरू करते हैं अपना एनसीईआरटी के हल। एनसीईआरटी के हल यानी अभ्यास से शुरू करेंगे, अभ्यास पे आएंगे। और अभ्यास प्रश्न जो है, इसमें कुल कितने प्रश्न है मैं बता रहा हूँ आपके। हमारे इस चैप्टर में कुल मिला के 26 प्रश्न हैं, 26 क्वेश्चन है, जिसमें 11 सवाल जो है वो अभ्यास में हैं और 12 से 26 तक 14 सवाल जो हैं वो अतिरिक्त अभ्यास में है। शुरू करते हैं अगली क्लास में अभ्यास प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है।